आपको स्क्रीन विजिबल है? थम्स अप करके बता दीजिए। ओके, राइट। सो कल हमने क्या पढ़ा था? एड्रिनल ग्लैंड। आज हम आ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, आपको जैसे कल भी हमने बताया था कि इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड जो होती है, ये रेस्ट जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सभी पर अपना कंट्रोल रखती है। यह सभी से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, वो सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट इसकी लोकेशन पे आते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो एक ब्रेन में हाइपोफाइसियल फोसा होता है। फोसा मतलब एक दरार, जिसको हम एक साधारण लैंग्वेज में बोलेंगे कि कोई दरार होती है। तो इस फोसा में ये रहती है। यहाँ पर आप देखें, जो फर्स्ट पिक्चर में आपको ये रेड कलर की दिख रही है, छोटी सी, ये लगभग एक मटर के दाने के जितनी होती है और ब्राउन कलर, भूरे रंग की होती है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है। देखिए इसके ऊपर ये जो पिंक कलर का आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा हाइपोथैलेमस है। तो इसकी सिचुएशन हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है। एक मटर के दाने के जितना इसका साइज होता है और ये भूरे रंग की या ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है। और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो रेस्ट सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं और बैलेंस करते हैं। तो इसीलिए जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। और ये हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको मैनेज मेंटेन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप देखें, यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर किया है। हमारा जो पूरा ब्रेन होता है, ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। बीच में ये देखिए आपको एक ऐसा ग्रूव, दरार जैसा दिख रहा है, जिससे ये दो भागों में बंटता है। यहाँ नीचे के हिस्से में हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस, इसमें चूंकि बैक साइड में हाइपोथैलेमस, इसलिए इसमें दिख नहीं रहा है। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसके बाजू में मिड ब्रेन होता है। आप लोग ने ये मिड ब्रेन टर्म्स भी बहुत सुना होगा, खासकर छोटे बच्चों में। आजकल बहुत सारी क्लासेस चलती हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की, तो ये शब्द भी आपने काफी सुना होगा ये। और यहाँ पर ये जो बोन्स है, ये हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। इसके बाद होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जिससे हमारी ये स्पाइनल कार्ड जुड़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह देखें तो इसकी जो सिचुएशन है, ये लगभग हमारी आज्ञा चक्र के पास रहती है। अगर आप इससे एक सीधी रेखा खींचें तो इसकी जो पोजीशन लगभग कहाँ आती है? हमारी दोनों आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर, और जहां पर हम आज्ञा चक्र की स्थिति को मानते हैं। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये किससे रिलेटेड होती है? आज्ञा चक्र से। इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। बहुत से चीजों में थर्ड आई भी आपने वर्ड सुना होगा ये। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। यहाँ पर आपको ये दिख रही, ये पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ऊपर ये हाइपोथैलेमस है। बीच से एक ये ऐसे दरार जैसी आपको जाती हुई दिख रही है। एक भाग होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ये एंडोक्राइन की तरह काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ। और जो पोस्टीरियर होती है, इससे हार्मोन्स तो सीक्रेट होते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स बनते हैं हाइपोथैलेमस में, सिर्फ यहाँ आके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट वो काम करता है, वो कौन सा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इससे हार्मोन्स कौन कौन से बनते हैं हम ये देखेंगे। तो
जैसा अभी बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ही मेन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। तो इससे ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, टीएचएस, ये सब मेन होते हैं हार्मोन्स जो इससे सीक्रेट होते हैं। तो अब हम एक एक हार्मोन्स को देखेंगे कि उनका क्या काम है और वो किस तरह से सीक्रेट होते हैं। सबसे पहला, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की थी ना? एक सेकंड में चेक कर लूँ। ओके ओके। सो इसके हम फर्स्ट हार्मोन्स पे आते हैं। फर्स्ट हार्मोन्स कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स मतलब क्या? जैसे कि आप नाम से ही इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रोथ के लिए। और ये हार्मोन्स जो होता है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट नहीं करता है, ये पूरी बॉडी में जाता है और जितनी भी जगह ग्रोथ होनी होती है उस ग्रोथ को कंप्लीट करता है। जैसे बोन, मसल्स, ऑर्गन, इन सब की जो भी ग्रोथ है उसको कंट्रोल भी ये हार्मोन करता है, रेगुलाइज भी ये हार्मोन्स करता है। और सबसे पहले ये क्या करता है? जैसे बोन है तो जब तक हमारी लंबाई बढ़ रही है तब तक ये उन बोन को स्टिमुलेट करता रहता है कि उनकी लंबाई बढ़े। लेकिन जैसे ही एक बार लंबाई हमारी पूरी बढ़ जाती है, टीनेजर एज में हम आ जाते हैं, तो यही हार्मोन्स कंट्रोल करता है कि उन बोन्स की लंबाई बढ़ना रुक जाए। तो इस तरह से हमारी पूरी ग्रोथ पर, जितनी भी वृद्धि होनी है, ग्रोथ होनी है, या जहां पर ग्रोथ को रुकना है, वो सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन्स। इसको शॉर्ट में जीएच भी बोलते हैं। ठीक है। यदि मान लीजिए किसी यंग कोई व्यक्ति है और उसको इस हार्मोन्स की कमी हो गई है, तो क्या होगा? हार्मोन्स की कमी होगी मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुक जाएगी यानी शरीर का बढ़ना रुक जाएगा, बोन्स की लंबाई बढ़नी रुक जाएगी और फाइनली वो कैसा रह जाएगा? बोना रह जाएगा और उसकी हाइट जो है वो बहुत कम होगी। तो आप देखते हैं कई कई लोग की हाइट सिर्फ 2 फीट तक ही जाती है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जो कि समय के पहले जिसका बनना रुक जाता है। अब मान लीजिए कि 18 साल तक या 16 साल तक एज में है और उस समय तक ग्रोथ होनी थी। अब उसके बाद भी ये हार्मोन्स बनता रहता है, वो ग्रोथ नहीं रुकती है। तो क्या होता है? जाइंटिज्म, मतलब एक्सेस लंबाई हो जाती। तो जो लोग कई 7 या 8 फीट लंबे होते हैं उनमें अक्सर ये हार्मोन्स बहुत लंबे समय तक एक्टिव रहता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो दो बीमारी हो गई। एक तो हो गया बोनापन, अगर इसकी कमी होती है। अगर अधिक होता है तो जाइंटिज्म या अतिकायता। अब तीसरी बीमारी ये होती है कि इसका सीक्रेशन बढ़ गया लेकिन लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं उनकी लेंथ नहीं बढ़ती है लेकिन उनकी मोटाई बढ़ती जाती है। वो मोटी होती जाती हैं और उनमें खुरदुरा होता होता है, वीक होती हैं वो। इसको कहते हैं एक्रोमेगैली। ठीक है। तो इससे जीएच से कौन कौन सी बीमारी हुई, इसके बाद चार्ट हम आएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं यही आपको पूरा क्लियर समझा देती हूँ। सो जब भी जीएच कम हुआ तो बोनापन, जीएच अधिक हुआ तो क्या हुआ? अतिकायता। और अगर जीएच अधिक है बट बोन्स लंबाई नहीं बढ़ रही है, उसकी जगह मोटाई बढ़ रही है उसकी, तो क्या हो जाएगा? एक्रोमेगैली। तो ये 3 डिजीज होती हैं इससे। माइक म्यूट कर लें प्लीज जिसका ऑन है।
माइक म्यूट कर लें प्लीज। श्वेता जैन, श्वेता जैन दीदी मेरा म्यूट है। म्यूट है, अच्छा। ये छाया जैन जी का है। छाया जैन जी प्लीज ध्यान रखें इस चीज को, क्योंकि ये वापस आके और फिर पूरा करना 5 मिनट खराब करता है। सॉरी श्वेता, ठीक है। तो ये GH का हमने डिटेल देखा, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड हमारा हार्मोन्स है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन वर्ड किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्ट से। मिल्क में क्या पाया जाता है? लैक्टिन पाया जाता है। तो जहां भी लैक्टिन वर्ड आता है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? मिल्क प्रोडक्ट से। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, इसका इसमें 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक तो ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। सॉरी, इसमें नहीं होते हैं, ये इन 2 हार्मोन्स के साथ मिलके काम करता है, ठीक है, क्लियर कर लें। ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन 2 हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, उनके साथ मिलकर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स काम करता है। और इसका क्या काम होता है कि जब भी आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट में मिल्क डक्ट जो होते हैं या मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, उनसे मिल्क प्रोड्यूस करना, और जो मिल्क डक्ट से होता हुआ आगे मिल्क सक में आए, और जिससे बच्चा उस मिल्क को सक कर सके या पी सके। तो एक काम तो इसका ये मेन होता है कि आफ्टर डिलीवरी मिल्क को ब्रेस्ट में प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब यदि ये कम होगा तो क्या होगा? मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। ये आप लोग का एक्सपीरियंस होगा कि जब आप लोग अपने आसपास देखते हैं तो आफ्टर डिलीवरी के बाद किसी को बहुत ही कम मिल्क प्रोड्यूस होता है, और उस समय उसको ऑक्सीटोसिन और ये प्रोलैक्टिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं या मेडिसिन दी जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत एक्सेस मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो ये डिपेंड करता है इसके प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है उसका सीक्रेशन कैसा हो रहा है। यदि कम हो रहा है तो मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, और यदि बहुत अधिक हो रहा है तो मिल्क प्रोडक्शन भी अधिक होगा। अब हम तीसरा आते हैं TSH। TSH से सभी परिचित हैं। जब भी हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं तो हम कौन कौन से 3 हार्मोन्स को टेस्ट करते हैं? T3, T4 और TSH। तो ये हार्मोन्स जो होता है, ये थायराइड ग्लैंड में जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको कंट्रोल में रखता है या उनको बैलेंस में रखता है। अब यदि मान लीजिए T3 और T4 हार्मोन्स जो हैं वो अधिक हो जाएं, अधिक सीक्रेट होने लगे, तो क्या होगा? TSH का सीक्रेशन कम हो जाएगा। या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि यदि TSH का सीक्रेशन कम हो जाता है तो T3, T4 का सीक्रेशन बढ़ जाता है। और यदि TSH का सीक्रेशन अधिक हो जाता है तो क्या होगा कि T3, T4 कम हो जाएंगे, और ब्लड में TSH की जो क्वांटिटी है वो अधिक हो जाएगी, और जिससे क्या होगा? थायराइड अधिक ब्लड जाएगा, थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है उसमें ग्रोथ अधिक होने लगेगी, और जिसको गाइटर या गलगंड रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे गले के सामने की तरफ ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बाहर निकला वल्की महसूस होने लगता है, ठीक है। और जब ये TSH कम होगा तब क्या क्या सिम्टम्स होंगे? शरीर में कमजोरी लगेगी, ठंड सहन नहीं होगी, हमारी स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, हमारे मसल्स और जॉइंट्स में दर्द होने लगेगा, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी, थोड़ा सुनाई कम देने लगेगा, और लेडीज में जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसमें ब्लीडिंग अधिक होने लगेगी।
और इसी के कारण बच्चों में क्रेटिनिज्म नाम का रोग होता है जब ये कम हो जाता है। और अब यदि मान लीजिए इसका TSH का सीक्रेशन बढ़ गया, जब अगर बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे, हाइपर थायरॉयडिज्म। हमेशा जब कोई चीज बढ़ती है तो हाइपर होती है, और जब कम होती है तो हाइपो होती है। ठीक है, HYPER हाइपर और HYPO हाइपो। इन टर्मिनोलॉजी को कुछ कुछ समझें और याद रखें। तो जब भी ये ओवर एक्टिव हो जाती है, और इसमें मोस्टली क्या होगा कि TSH जब बढ़ता है तो एक नर्वसनेस लगने लगती है व्यक्ति को, वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको कमजोरी लगने लगती है, वजन कम होने लगता है। अक्सर उसको क्या होता है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, सांस फूलने लगती है, ब्रीदिंग अनकंट्रोल हो जाती है, और हाथ पैरों में एक वाइब्रेशन या एक कपकपाने का एहसास होने लगता है। तो जो थायराइड है वो दो तरह का हुआ, एक तो हाइपर, दूसरा हाइपो, और दोनों के सिम्टम मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिए हैं। तो हमेशा TSH जो हार्मोन्स है वो किसको इफेक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड को। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट ACTH। ठीक है, इसको कहते हैं एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये हार्मोन जो है, इसका क्या, एड्रीनो कार्टिक मतलब ये किस कहां पर जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड पे। और एड्रीनो कार्टिको है मतलब एड्रीनल ग्लैंड में जो आपको मैंने दो पार्ट बताए थे, एक तो कार्टेक्स और एक मेडुला। तो ये कार्टेक्स वाले जो उसका पार्ट है उसको स्टिमुलेट करेगा, और उसको स्टिमुलेट करने से क्या होगा कि उस पार्ट से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनका सीक्रेशन बढ़ जाएगा। और ये जो है ACTH, ये मेन रूप से जो कार्टिसोल एक सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, उस पर उसके सीक्रेशन को कंट्रोल में रखता है। कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, तो उसको ये कंट्रोल में रखता है। अब यदि ACTH हार्मोन्स यदि कम होता है तो एडिसन्स डिजीज कहते हैं उसको। इसमें क्या होगा कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है उसकी कार्यक्षमता घट जाएगी, उससे कम हार्मोन सीक्रेट होंगे, और उसके कारण क्या हो जाएगा कि स्किन में एक येलोइश कलर आ जाएगा, पीली हो जाएगी। और अगर ये अधिक होगा तो आपको बताया था कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज होगी, उसमें क्या होगा कि पूरा चेहरा जो है वो थोड़ा स्वेल दिखाई देगा, वहां के जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूली हुई दिखाई देंगी, और शरीर में कई जगह हो सकता है हेयर्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, BP बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर। स्किन जो है वो बहुत थिन हो जाती है, और अंदर बहुत अधिक प्रेशर होने के कारण स्किन पर कई बार ब्लू स्पॉट भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ACTH हार्मोन्स के सीक्रेशन का इफेक्ट है। इसके बाद हम आते हैं LH। ठीक है, LH को हम क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, ये एक तरह से सेक्स हार्मोन्स होता है, जो कि प्रोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों का सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं। गोनाडो वर्ड जहां भी आएगा मतलब वो रिप्रोडक्टिव और सेक्स से रिलेटेड, जेनाइटल आर्गन से रिलेटेड होगा। तो ये क्या करेगा कि जो ओव्यूलेशन होता है, फीमेल्स में जो एग बनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उस एग को मैच्योर करके उसका रिलीज करना, उसको यूटेरस तक लाना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक रुक के अगर वो एग यूज नहीं होता है, फर्टिलाइज नहीं होता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना। ये सारी प्रोसेस पर किसका कौन सा हार्मोन्स काम करता है, LH। और वहीं ये
ये तो फीमेल में हो गया। मेल में क्या होता है, ये टेस्टिस को एक्टिव करता है, जिससे कि स्पर्म बनने शुरू होते हैं और उस स्पर्म सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स है और ये मेल फीमेल को उनके अकॉर्डिंग जो हार्मोन्स होते हैं उनके जेनाइटल ऑर्गन्स या जेनाइटल जो ग्लैंड्स होती हैं उनके सीक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। फिर इसमें लास्ट है FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये भी एक गोनेडोट्रोपिकल हार्मोन्स है। तो ये इसका सबसे बड़ा काम होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करना या अपने सही समय पर स्टिमुलेट करना कि वो जो एग है वो डिस्ट्रॉय होकर सही समय पर वो डिस्ट्रॉय हो। और मेल में मतलब अगर आप देखें तो जो LH है और FSH है, ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। इसीलिए इसमें देखिए बीच में क्रॉस का भी बना हुआ है। दोनों के फंक्शन लगभग सेम है कि ये फीमेल में ओवम को प्रोड्यूस करता है, उसको रिलीज करता है, फिर उसका एक पर्टिकुलर टाइम तक यूटेरस में वेट करता है, फर्टिलाइज ना होने पर उसको डिस्ट्रॉय करता है। और मेल में ये टेस्टिस को एक्टिवेट करता है जिससे स्पर्म बने और उन स्पर्म्स के सीक्रेशन, उसकी नंबर्स, उन सबको काउंट को सभी को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये जो 6 हार्मोन्स हैं मेन, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और ये 6 ऑर्गन हमारी बॉडी के जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं और सीक्रेशन को नियंत्रित रखते हैं। अब हम आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। तो यहाँ पर जो है केवल 2 हार्मोन्स बनते हैं, एक ADH और ऑक्सीटोसिन। लेकिन ये यहाँ बनते नहीं हैं, ये एक्चुअली बनते हाइपोथैलेमस में हैं और हाइपोथैलेमस से इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर होते हैं और यहाँ से फिर ये सर्कुलेट होते हैं ब्लड के साथ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कौन सा है, ADH, जिसको हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। अब जहां भी डायूरेटिक यूरेटिक वर्ड आए तो यूरेटिक वर्ड मतलब वो किससे रिलेटेड है, यूरिन से, है ना। तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि डायूरेटिक है मतलब प्लस करेगा, एंटी डायूरेटिक है मतलब उस चीज को कम करेगा। तो इस हार्मोन्स में मेन कौन सा सब्सटेंट होता है, डायूरेटिक। और ये क्या करता है कि जो यूरिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और हमारा जो यूरिन सिक्रेशन है उसको बढ़ाता है। और उससे ठीक उल्टा जो एंटी डायूरेटिक होता है ये हमारे यूरिन सिक्रेशन की क्वांटिटी को कम करता है। ठीक है, इस तरह से ये यूरिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बना होता है। यदि हम यूरिन की क्वांटिटी मान लीजिए बहुत अधिक हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए जितना फ्लूइड निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा तो क्या होगा, पानी या वो फ्लूइड शरीर में जमा होने से स्वेलिंग आने लगेगी। ठीक है, तो जो ADH है इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा, किडनी, क्योंकि यूरिन का कंट्रोल कहाँ पर होता है, किडनी पर। तो ये पूरे किडनी में कंट्रोल करेगा और वहां से यूरिन किस तरह से छन रही है, फिर किस तरह से वो इकट्ठी हो रही है और कितनी क्वांटिटी में इकट्ठी हो रही है, उन सब पर ये कंट्रोल रखता है। और इसके साथ ये यूरिन में जो पानी की क्वांटिटी वहां तक पहुंच जाती है उसको रीएब्सॉर्ब करता है और वापस बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि कम मात्रा में हमारी यूरिन का एक्सक्रीशन हो। अगर मान लीजिए यूरिन ये जो अधिक मात्रा में हो
ये जो ADH है इसका सिक्रेशन अधिक मात्रा में हो तो क्या होगा कि हमारा BP बढ़ने लगेगा और जो हमारी कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें संकुचन अधिक होने लगेगा और जब इसकी मात्रा कम होती है, ADH यदि कम मात्रा में सीक्रेट होता है तो क्या होगा कि जो पानी को रीअब्सॉर्ब कर रहे थे हमारी किडनी, वो प्रोसेस कम हो जाएगी तो हमारी यूरिन कैसी होगी, बहुत अधिक डाइल्यूट होगी और अधिक मात्रा में होगी। वो अधिक मात्रा में एक्सक्रीट होने से और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ना होने से क्या होगा कि हमको लगातार बार बार प्यास लगेगी और इस स्थिति को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स। डायबिटीज इंसिपिड्स। और ये हार्मोन्स जब कम होता है तो हमारा जो BP है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर। मतलब यदि ADH अधिक सीक्रेट हो रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर अधिक होगा और यूरिन कम बनेगा, यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन यदि ADH कम बनता है तो क्या होगा कि BP भी कम हो जाएगा और यूरिन बनना अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो ADH है ये काम करता है। नेक्स्ट हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है ये प्रोटीन से ही बना होता है और इसका मेन काम होता है कि जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बिल्कुल समय में क्या होता है कि यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स्ड होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन ही उस बेबी को बाहर पुश करता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशयिक संकुचन या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है इस यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट और डिकॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करने के लिए। और दूसरा होता है मिल्क इजेक्शन, कि जब भी अगर डिलीवरी हो गई है तो ब्रेस्ट में जो मिल्क डक्ट है वो मिल्क ग्लैंड है वो मिल्क को प्रोड्यूस करने लगे और डक्ट के थ्रू वो मिल्क सीक्रेट होने लगे। तो जब भी डिलीवरी का समय आता है तो उस समय क्या होता है कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बॉडी में बढ़ जाता है जिससे कि यूटेरस अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो और रिलैक्स हो और यही हेल्प होता करता है नॉर्मल डिलीवरी होने में। और जब कई बार ऐसा होता है ना कि वो बोलते हैं कि नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन के ही लगाए जाते हैं। और दूसरा इसका काम क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस करना, उस मिल्क के सीक्रेशन को बनाए रखना। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखना यहाँ पर अंतर क्या है कि मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसके लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन। लेकिन उसके सीक्रेशन को या इजेक्शन को मतलब मिल्क बॉडी से बाहर आए उसके लिए स्टिमुलेट करना के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये दो अंतर जो है ना रखिएगा। ये एक चार्ट फॉर्म में दिया गया है जो हार्मोन्स निकलते हैं। तो चूंकि हम पूरा डिटेल कर चुके हैं, इसका आप चाहें तो पिक ले लें, इसमें बीमारियां दी गई हैं शॉर्ट फॉर्म में एक पूरे चार्ट में बना के कि किस हार्मोन्स के सीक्रेशन इंक्रीज होने पे क्या होता है और डिक्रीज होने पर क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की पोजीशन कहाँ होती है, गले में। मतलब हमारी जो फर्स्ट थोरेसिक होती है उसके आसपास ये ग्लैंड पाई जाती है। थोरेसिक के ऊपर कौन सी वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल। तो सर्वाइकल के नीचे से ये शुरू होती है और फर्स्ट थोरेसिक के आसपास पाई जाती है। ट्रैकिया के
आसपास ये पाई जाती है, ठीक है। और ये एक बटरफ्लाई के शेप में होती है। इसमें आप देखिए फर्स्ट वाले में ये एक बटरफ्लाई के शेप में दिख रही है। ये पूरी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। और इससे कौन-कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? T3 और T4। और ये दोनों हार्मोन्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके लिवर में जाता है, फिर लिवर उसको भेजता है वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके सेल्स में। तो सेल्स में एनर्जी रिलीज करने के लिए मेटाबॉलिज्म होता है और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं T3 T4। अब इसमें T3 T4 के अलावा एक एक और हार्मोन से जो इसमें शायद नहीं दिया है, वो होता है कैल्सीटोनिन, इसमें दिया नहीं है। तो मैंने अभी शायद कल भी आप लोग को बताया था कि ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये कैल्शियम को बॉडी में एब्सॉर्ब करने में हेल्पफुल होती है। तो इससे ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स होता है, यही मेन हार्मोन्स होता है जो बॉडी में कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। T3 जो हार्मोन्स होता है वो अधिक मात्रा में होता है। मतलब अगर दोनों हार्मोन्स में हम कंपेयर करें T3 T4 में, तो जो T4 है वो लगभग 90% होता है और जो T3 होता है ये बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है, अधिक सक्रिय होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम होती है। और ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, प्लस ये नर्वस सिस्टम के जो टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, उन सबको कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम के जो भी टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल कौन करता है? T3 और T4। यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ये, और जो कोशिकाओं में हमारे सेल में ग्लूकोज पहुंचता है उसके स्टोरेज को भी यही बढ़ाते हैं। तभी बढ़ाएंगे तभी मेटाबॉलिज्म कर पाएंगे, ठीक है। अब जब ये हार्मोन्स अधिक हो जाते हैं, तो जब अधिक सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? हाइपर थायराइडिज्म। और जब कम होगा तो क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म। तो जब हाइपर थायराइडिज्म नाम की बीमारी होती है तो इसमें क्या होता है? हालांकि अभी जो THS के अपन ने जो देखे थे एक्सेस और कमी होने पर, सेम वही यहाँ पर सिम्टम होते हैं कि आंखें ऐसा लगेगा बाहर की ओर उभर के आ रही हैं, वो बहुत नर्वसनेस फील करेगा, इरिटेट होगा बहुत जल्दी, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं, उसमें एक बेचैनी रहेगी, उसकी पल्स रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी, उसकी स्किन सॉफ्ट तो रहेगी लेकिन वो उसको बहुत गर्मी का अनुभव होगा, उसकी भूख बहुत अच्छी रहेगी लेकिन उसका वजन कम होता जाएगा। और जब यही हाइपोथायराइडिज्म होता है, मतलब ये दोनों हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो इसके लगभग विपरीत परिस्थिति होती है, ठीक है। और जब ये शिशु अवस्था में होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि उसकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की, और उसकी जितनी भी बोन और मसल्स होती हैं उनकी जो डेवलपमेंट होते हैं वो इनरेगुलर होते हैं, ठीक है। उनमें कंट्रोल नहीं होता है। उस बच्चे के दांत बहुत देर से निकलते हैं। अब वयस्कों में इसकी जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसको मिक्सिडिमा भी कहते हैं। मिक्सिडिमा में क्या होगा कि ये कम हो रहा, मतलब मेटाबॉलिज्म का रेट कम हो जाएगा, तो उसका जो फेस है वो ऐसा लगेगा कि फूला है या स्वेलिंग है, शरीर का वजन बढ़ जाएगा, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो जनरल टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा कम रहेगा, उसको ठंड सहन नहीं होगी, स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, उसके बाल बहुत ही खुरदुरे पतले हो जाएंगे और झड़ने शुरू हो जाएंगे, हमेशा वो थका हुआ सा फील होगा, और
जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, या तो वो बिल्कुल नहीं होगा और या बहुत अधिक होगा। तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? जो ये थायराइड हार्मोन्स हैं, इनका कम होना। तो ये दोनों किससे नियंत्रित हो रहे हैं? चूंकि THS से। तो TSH जो है उसके, और T3 T4, इन तीनों के कम या ज्यादा होने से जो बीमारियां हैं वो लगभग सेम होंगी। अब इसमें हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के दोनों के अंतर बताए हैं कि जब हाइपो होता है तो हेयर ड्राई होते हैं, हेयर लॉस होने लगता है, फेस पफी हो जाता है। तो ये अपन सारे अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद इसी पर जो होती है पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही होती है। उनकी पोजीशन क्या होती है? ये जो बटरफ्लाई जैसी दिख रही है, ये थायराइड ग्लैंड है, और इसके ऊपर ये जो 4 स्पॉट दिख रहे हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड। उसके दोनों विंग्स पर दो दो ये स्पॉट्स पाए जाते हैं, और मतलब ये 4 छोटी छोटी ग्रंथि होती हैं, और ये जो है थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही सिचुएटेड रहती हैं। इससे इसका फंक्शन क्या क्या होता है? कैल्शियम को रिलीज करना, और उसको बोन्स से कैल्शियम को रिलीज करना, ठीक है। कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन करना और कैल्शियम का स्टोर करना। अब इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है पैराथायराइड हार्मोन, जिसको PTH कहते हैं। और ये जो PTH है, ये पूरी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसका मेन काम होता है। अब इससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के जो आयंस हैं वो बैलेंस रहेंगे। अगर ये बैलेंस नहीं रहेंगे, मान लीजिए कैल्शियम और फास्फोरस के आयन हमारे ब्लड में बैलेंस नहीं रहेंगे, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम के इम्पल्सन्स है, जो नर्वस सिस्टम से मैसेंजर हैं या सेंसरी हैं, मतलब जो मैसेज ले जाते हैं या मैसेज देते हैं, वो सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारा कुछ ट्रांसमिट होना गड़बड़ा जाएगा। और जो अस्थि है, हमारी बोन है, उनको भी ये इफेक्टेड करेगी, और इसका जो है डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है। और डेवलपमेंट जब रुक जाता है तो उसको हम कौन सा रोग बोलते हैं? टिटैनी, ठीक है। तो अब इसके, अगर मान लीजिए इसका सिक्रेशन कम होता है, मतलब ये क्या हो गया? थायराइडिज्म। तो कम होने से क्या होगा? कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिसको हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। और उससे के फलस्वरूप कौन सा रोग हो जाएगा? टिटैनी, जो अभी हमने डिस्कस किया है। इस रोग में क्या होगा कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो बहुत रिजिड हो जाएंगे, उनमें ऐंठन आने लगेगी, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, हार्ट की जो पल्पिटेशन है वो बढ़ जाएगी, फीवर भी आ सकता है। और जब बहुत सी ये बीमारियां जो है वो बच्चों में भी होती हैं, तो जब बच्चों में होती तो मोस्टली उनको एक्सेस कैल्शियम देके उसको उसका उपचार किया जाता है। अब मान लीजिए ये ओवर एक्टिव हो गया, तो ओवर एक्टिव यदि ये सीक्रेशन हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो उससे क्या होगा? चूंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल कर रहा है, तो अब यदि ये अति होगा तो उसमें फास्फोरस कम हो जाएगा ब्लड में, और कैल्शियम अधिक हो जाएगा। कम होने पे कैल्शियम कम हो रहा था, अधिक होने पे कैल्शियम अधिक हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि हमारी जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम एक्सेस होता जाएगा रीअब्जॉर्प्शन करके, और बोन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब ये कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारी जो मसल्स हैं, हमारे जो नर्व्स हैं, इनमें सेंसिविटी है, इनकी जो उत्तेजनशीलता है वो कम हो जाएगी, और हमारे यूरिन से फास्फोरस और कैल्शियम निकलने लगेगा। और यही एक रीजन होता है कि हमारी जो किडनी में उसमें
स्टोन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा रहेगा? पैराथायराइड हार्मोन्स। इसके डिसऑर्डर हमने अभी पढ़ चुके हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म।